हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे रेडियो होगी, माइक्रोवेव होगी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और इनके क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो पहले 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब बारी बारी इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इनके क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, टर्न बाय टर्न इन तीनों को पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें ऑब्वियसली क्या पढ़ा जाएगा, जो बाकी बची हुई 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है बारी बारी और उनके क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, तो पहला नंबर किसका, रेडियो वेव का। तो रेडियो वेव जो होती है, रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी रेंज हम लास्ट लेक्चर में सभी की पढ़ चुके हैं ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है रेडियो वेव्स की, 5 × में 10⁵ हर्ट्ज से लेके 3 × में 10⁹ हर्ट्ज तक, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है। अब बात है इन रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड motion of charge in conducting wires। कंडक्टिंग वायर्स बोल सकते हो या एरियल एंटीना होता है ना, एरियल या एंटीना। और एरियल एंटीना ये क्या चीज होती है, एक तरह से एलसी सर्किट ही होता है, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स, या एरियल बोल सकते हो या एंटीना। एरियल एंटीना क्या होता है, एक एलसी सर्किट ही होता है। अब वो देखो कैसे होता है। देखो एलसी सर्किट को हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर को चार्ज करके उसको फिर इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ दिया था। तो हमने क्या पाया था, ये जो कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा था ना, सिंपल हार्मोनिकली। करंट वॉज चेंजिंग विद टाइम, है ना। करंट का टाइम के साथ चेंज होने का मतलब, ये जो कंडक्टिंग वायर है, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है। मतलब वो चार्ज जो कि इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा है, वो एक्सेलरेटेड है। करंट का टाइम के साथ चेंज होने का मतलब यही है। ठीक है, तो बस रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे होती हैं। एंटीना में यही होता है, एलसी सर्किट ही होता है। ठीक है ना। और प्रोडक्शन तो हो गया भाई, कैसे प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव। अब यूजेस क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो। ठीक है ना। फर्स्ट यूज क्या है, दीज वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो कोमा टीवी ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये क्या चीज है, कहीं पे मान लो किसी गाने को ब्रॉडकास्ट करना रेडियो पे, कहीं पे मतलब कोई बंदा सॉन्ग गा रहा है। ठीक है, कोई बंदा सॉन्ग मतलब गाना गा रहा है, उसको रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करना कैसे किया जाता है, वो जो सॉन्ग गा रहा है ना, मतलब वो जो मैसेज है, उसको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर वो रेडियो वेव्स हमारे जो रेडियो होता है, पहले होता था रेडियो, फिर वो वहां तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये तो होती है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। और टीवी ब्रॉडकास्टिंग मतलब मान लो कहीं पे लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है,
तो मतलब वो जो मैसेज है लाइव क्रिकेट मैच वो टीवी पे लेके आना है, ठीक है ना। तो वो जो मैसेज है ना, मैसेज सिग्नल मतलब एक तरह से क्रिकेट मैच, उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट किया जाता है, रेडियो वेव्स में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब रेडियो वेव में, और फिर वो रेडियो वेव्स हमारे टेलीविजन तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो मतलब रेडियो या टीवी ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। और सेकंड, जो हम फोन पे बात करते हैं उसमें इन मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल नेटवर्क, ठीक है ना। अब एक बंदा बात कर रहा है दूसरे बंदे से, दूसरा बंदा बहुत दूर है उससे, फोन पे बात कर रहा है, तो जो वो बंदा बोल रहा है ना वो उसका मैसेज सिग्नल हो गया, उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो रेडियो वेव दूसरे बंदे के फोन तक पहुंचेगी, फिर उसको फिर मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। तो दूसरे बंदे को पहले बंदे की आवाज सुनाई देगी फोन में, है ना, मोबाइल फोन में। और आप ओवरऑल बोल सकते हो कि जो रेडियो वेव्स हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती हैं, ठीक है ना। ये जितने टीवी चलते हैं, रेडियो चलते हैं, है ना, मोबाइल चलते हैं, फोन, तो इनमें इन सब में किसका आता है, रेडियो वेव्स का, ठीक है। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स के बारे में था, बस आपको इतना भी पता है तो काफी है, ठीक है। अब सेकंड है रेडियो वेव के बारे में, बाद में क्या आती है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स, सबसे पहले माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए, लास्ट लेक्चर में देखना। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स वो क्या होती है, 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक। लास्ट लेक्चर में देखना, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अब बात ये है कि माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो देखो, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, और वो क्या क्या है, क्लाइस्ट्रॉन या जैसे मैग्नेट्रॉन। इनको आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि ये जो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स हैं, क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, इनकी हेल्प से हम कैसे माइक्रोवेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हायर स्टडी में पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक इतना भी याद रखो काफी है। हायर स्टडीज में आपको क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन की हेल्प से आप माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में पता चलेगा आपको ये। अब यूजेस के बारे में बताओ क्या क्या यूज है। फर्स्ट तो इन रडार सिस्टम, है ना, इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, मतलब जो एरोप्लेन होता है उसकी नेविगेशन करने के लिए रडार सिस्टम में किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव का, ठीक है ना। मतलब ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है उसका जो रडार होता है वो माइक्रोवेव भेजता है, और आसपास कहीं पे एरोप्लेन हो वो माइक्रोवेव उसको टकराएंगे फिर वापस आएंगी। तो वो माइक्रोवेव जहाज तक पहुंची और वापस आई। इतने में कितना टाइम लगा,
इसकी हेल्प से क्या पता चलेगा कि उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि वो कितना दूर है। वह माइक्रोवेव गई, जहाज से टकराई, एरोप्लेन से, फिर वापस आई। इनसे क्या पता चलेगा, इससे कि वो पोजीशन क्या है एरोप्लेन की, कितनी दूर है, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट होता है, उससे क्या पता चलेगा कि एरोप्लेन की स्पीड क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के माइक्रोवेव्स को रडार सिस्टम में यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट की पोजीशन पता करने के लिए, मतलब कोई एरोप्लेन की पोजीशन पता करने के लिए। बस इतना याद रखो, ठीक है ना। और सेकंड यूज क्या है, मान लो कोई क्रिकेट बॉल है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, या कोई व्हीकल है ऑटोमोबाइल, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। सेकंड यूज क्या है, टू मेजर स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल या मूविंग व्हीकल, ठीक है। और इसका थर्ड यूज वो क्या है, माइक्रो ओवन्स में। तो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रो ओवन्स, ठीक है। अब माइक्रो ओवन्स की वर्किंग क्या होती है, माइक्रो ओवन्स में क्या करते हैं हम। माइक्रो ओवन नाम सुना होगा, खाने को गर्म करते हैं, यूज्ड टू हीट अप फूड, है ना। लेकिन ये गर्म कैसे होता है इसमें खाना, और फूड भी कौन सा फूड, किस फूड को गर्म किया जाता है माइक्रो ओवन में, ऐसा फूड जो कि पानी रखता हो, जिसमें मतलब वाटर मौजूद हो, ठीक है ना, हल्का फुल्का, फूड कंटेनिंग वाटर, ठीक है। अब माइक्रो ओवन की वर्किंग क्या है, तो देखो मान लो ये है आपका माइक्रो ओवन, ये माइक्रो ओवन की जो मेटालिक बॉडी होती है, और देखो यहां पे क्या लगा हुआ होता है, यहां पे होता है भाई मैग्नेट्रॉन लगा हुआ होता है, क्या, मैग्नेट्रॉन, ठीक है। और ये मेटालिक बॉडी होगी, ठीक है, माइक्रो ओवन की। मान लो आपका यहां पे इसमें फूड रखा हुआ है, कोई भी फूड, वेजिटेबल हो सकती है या कोई फ्रूट हो सकता है जिसमें पानी मौजूद हो, ठीक है ना, एनी फूड कंटेनिंग वाटर। तो देखो ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं, ये मान लो उस फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उस फूड में पानी भी मौजूद है, ये जरूरी है ये चीज। ये जो डॉटेड बनाए हैं मैंने बिल्कुल छोटे छोटे, ये मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो क्या होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है ना, वाइब्रेट करते रहते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी ना, उसी फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो मैग्नेट्रॉन जिस माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करेगा। ये चीज जरूरी है। जैसे हम इस माइक्रो ओवन को ऑन करेंगे, ऑन करने से क्या होगा, माइक्रो ओवन ऑन करने से मैग्नेट्रॉन क्या प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोवेव्स, बताया था ना, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लाइस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन। जैसे ही आप इस माइक्रो ओवन को ऑन करोगे ना, तो ये मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करेगा, और ये जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करेगा ना मैग्नेट्रॉन, इन माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी किससे मैच करनी चाहिए, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स
प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्रॉन, जो कि माइक्रो ओवन में फिट होता है, ठीक है ना, शुड मैच विद फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, मैग्नेट्रॉन जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो किससे मैच करेगी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल अप डाउन हो रहा है उसकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से। अब देखो क्या होगा, ये माइक्रोवेव मेटालिक बॉडी से टकराएगी माइक्रो ओवन की, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ये यहाँ पे यूं गई, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और ये ऐसे यहाँ पे गई। तो इन माइक्रोवेव्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर मॉलिक्यूल, वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो माइक्रोवेव्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी बढ़ी है, ये एनर्जी किसको देंगे, मतलब ये अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को शेयर करेंगे विद नेबरिंग फूड मॉलिक्यूल्स। ये तो हैं फूड के मॉलिक्यूल्स, और ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या हुआ है, इन माइक्रोवेव्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, जिससे वाइब्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और उस एनर्जी को वो वाटर मॉलिक्यूल्स नेबरिंग जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या कर देंगे, शेयर, जिससे हमारा जो फूड है वो हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वाटर मॉलिक्यूल्स शेयर एनर्जी विद फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिससे ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये हीटअप हो जाएंगे, ठीक है। तो बस फूड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही होता है माइक्रो ओवन, ठीक है। नाउ फूड गेट्स हीटेड, ये है माइक्रो ओवन की वर्किंग, ठीक है ना। अब जो आज की जो लास्ट है वो क्या है, इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, लास्ट लेक्चर में देख लेना। हाँ, वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं वो अभी देखेंगे, और इंफ्रारेड वेव्स के यूजेस क्या है, ठीक है। तो थर्ड क्या है, इंफ्रारेड वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है लास्ट लेक्चर में देख लेना। वो क्या होती है, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेके कहां तक, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये तो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। अब इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस, जो हॉट बॉडीज होती है ना, जनरली हॉट बॉडीज इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। हॉट बॉडीज प्रोड्यूस्ड इंफ्रारेड वेव्स। और इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी बोला जाता है। इंफ्रारेड
वेव्स को जनरली हीट वेव्स भी बोला जाता है। हीट वेव्स क्यों बोला जाता है, कारण बताता हूं। जो हमें गर्मी का एहसास होता है ना, वो इंफ्रारेड वेव्स की वजह से ही होता है। कैसे? सनलाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है। सनलाइट में क्या क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स होती है और विजिबल लाइट होती है और अल्ट्रावायलेट रेज को तो, या अल्ट्रावायलेट वेव्स या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इनको तो लगभग कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन लेयर, एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। तो विजिबल और इंफ्रारेड ये दोनों अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, ठीक है ना, रीच्ड टू अर्थ सरफेस। और इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से ही हमें गर्मी का एहसास भी होता है, केवल इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। वी फील वार्मनेस ड्यू टू इंफ्रारेड वेव्स। तो इसलिए इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है, सही है। और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज, ठीक है। अब एक और रोल देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा होगा। ये क्या होता है? ये हमारा सन, ठीक है ना, और ये मान लो अर्थ, और ये जो है ना, ये डॉटेड, ये है मान लो ओजोन लेयर। सन से सनलाइट आई, इसमें 3 रेडिएशंस मौजूद होती हैं जनरली, जैसा कि मैंने बताया, इंफ्रारेड, और ये वाली है विजिबल, और ये अल्ट्रावायलेट को तो ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज तो जनरली एब्जॉर्ब हो जाती है। कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन लेयर। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे ओजोन लेयर है ना, वो थोड़ी थोड़ी मतलब खत्म होती जा रही है। एक तरह से ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो, छेद होता जा रहा है। तो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं ओजोन लेयर के द्वारा। कुछ अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती है अर्थ सरफेस तक, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, खतरनाक होती है। तो चलो ऐसा मान लो कि अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब होगी ओजोन लेयर के द्वारा, बची इंफ्रारेड और विजिबल। तो विजिबल लाइट के कारण तो हम देख पाते हैं, ठीक है ना, अपनी सराउंडिंग को। और रही इंफ्रारेड की बात, इंफ्रारेड जो रेडिएशन है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? अर्थ सरफेस, और उसको फिर री एमिट करता है, रीरेडिएट। और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एटसेट्रा, ग्रीन हाउस गैसेज, मान लो ये मैंने ग्रीन हाउस गैस दिखा दी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एटसेट्रा, ठीक है ना, सर्कल से। ये ग्रीन हाउस गैसेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर री एमिट कर देंगे अर्थ सरफेस की तरफ। फिर अर्थ सरफेस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, फिर री एमिट कर देगा टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल। फिर अगेन यही ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर री एमिट कर देगा अर्थ सरफेस की तरफ। तो इससे है ना, ग्रीन हाउस गैसेज के कारण, ग्रीन हाउस गैसेज मॉलिक्यूल्स के कारण ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये ट्रैप होगी, ट्रैप्ड इन एटमॉस्फेयर, है ना, ये बाहर नहीं निकल पा रही ना।
अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो अच्छी बात नहीं है क्या? क्यों? अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो ना तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ सरफेस को टकरा के अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगी, जिससे कुछ सालों में क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना काफी कम हो जाएगा, काफी कम, मतलब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन गर्मी पैदा करती है। तो इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जरूरी है अर्थ एटमॉस्फेयर में, है ना, जो कि गर्मी को मेंटेन रखते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को ठीक ठाक रखते हैं। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कि आजकल बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लग रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं बाय फैक्ट्रीज, तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती जा रही है आज के टाइम पे, बढ़ती जा रही है। उससे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, या जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो फर्क कुछ सालों में दिखता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब किसी चीज की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेज जरूरी है, ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो अर्थ ठंडी पड़ जाएगी, काफी सर्दी हो जाएगी अर्थ पे कुछ साल में या कुछ महीनों में, मतलब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर काफी गिर जाएगा अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो। तो ग्रीन हाउस गैसेज का होना जरूरी है, लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेस में हो जाए तो अर्थ पे गर्मी बढ़ जाएगी, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जो आइस के ट्रूप्स हैं, आइस के ट्रूप्स एंटार्क्टिका वगैरह पे, वो पिघलते जा रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात नहीं है, वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है एक तरह से। तो ग्रीन हाउस गैसेज का होना जरूरी है, लेकिन एक्सेस में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे भी इंफ्रारेड रेडिएशन का रोल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जो इंफ्रारेड अगर रेडिएशन ना हो सनलाइट में तो अर्थ पे गर्मी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन ही गर्मी का एहसास करवाती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बता दिया, ठीक है। और अब बात है यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। फर्स्ट वन इज एलईडी का, आपने अपने टीवी का रिमोट देखा होगा, रिमोट में यूज होती है इंफ्रारेड वेव्स। रिमोट से आप टीवी को ऑन करते हो, कैसे होता है, रिमोट से इंफ्रारेड वेव निकलती है, ठीक है ना, वो टीवी तक पहुंचती है, जिससे आपका टीवी ऑन होता है। फर्स्ट यूज क्या है, यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, ठीक है। और जो सेकंड यूज है इंफ्रारेड वेव्स का, वो क्या है, थर्मल जो कैमरा होते हैं ना, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, देखो विद द हेल्प ऑफ, एक तो नॉर्मल कैमरा होता है, एक थर्मल कैमरा, अगर थर्मल कैमरा हो उसकी हेल्प से देखो आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ थर्मल कैमरा वी कैन टेक फोटोग्राफ अंधेरे में भी, या फॉग हो या स्मोक हो, इवन इन डार्क, मतलब नाइट, या फॉग हो धुंध, या स्मोक हो धुआं हो, तो चाहे अंधेरा हो, चाहे धुंध हो या स्मोक हो, तो नॉर्मल कैमरे की हेल्प से आप अंधेरे में क्या आप फोटो ले सकते हो, किसी चीज का नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास थर्मल कैमरा हो ना, उसकी हेल्प से आप अंधेरे में या धुंध में या स्मोक में किसी चीज का
फोटो ले सकते हो। कैसे? तो देखो, मान लो रात का समय, नाइट, या धुंध है, या स्मोक है, धुआं धुआं हर जगह पे, तो नॉर्मल कैमरे की हेल्प से तो आप सही से फोटो ले नहीं पाओगे, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा एक स्पेशल कैमरा होता है, ठीक है। अगर थर्मल कैमरा है तो देखो फोटो लिया जा सकता है अंधेरे में भी, या धुंध में भी, या स्मोक में भी, धुएं में भी। कैसे? मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करेगा। मान लो रात है, इंफ्रारेड रेडिएशंस इसने एमिट की। और थर्मल कैमरा की क्या खासियत होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को सेंस कर लेता है बस, ठीक है। क्या कर लेता है? एक तरह से इंफ्रारेड रेडिएशंस को सेंस, ठीक है। थर्मल कैमरा क्या कर लेता है? इट कैन सेंस इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जिससे विद द हेल्प ऑफ थर्मल कैमरा आप रात में भी किसी ऑब्जेक्ट की फोटो ले सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। और थर्ड क्या है? थर्ड यूज इसका इन रिवीलिंग सीक्रेट्स, राइटिंग ऑन एंशिएंट वॉल्स। विद द हेल्प ऑफ थर्मल कैमरा, है ना। अब देखो, जो बहुत पुरानी दीवारें होती हैं, बहुत पुरानी, कई सौ साल पुरानी, उनके ऊपर कुछ सीक्रेट्स लिखे होते हैं, मतलब कुछ चीज़ लिखी होती है। अब काफ़ी टाइम हो गया वो चीज़ लिखे, तो मतलब बहुत पुरानी दीवार है, उसके ऊपर कुछ लिख रखा है, साफ तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो थर्मल कैमरा की हेल्प से वो साफ आपको दिखाई दे जाएगा। थर्मल कैमरा उसका साफ फोटो खींच सकता है। अगेन वही, मान लो एंशिएंट वॉल है, ठीक है, बहुत पुरानी दीवार, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और बहुत पुरानी दीवार है ना, जो लिखा हुआ वो साफ दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वहां से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी। और थर्मल कैमरा की खासियत क्या होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना, या सेंस कर लेता है, जिससे विद द हेल्प ऑफ थर्मल कैमरा उसका अच्छा सा फोटो आ जाएगा, बिल्कुल साफ, जो उस दीवार पे लिखा हुआ है। वो उस दीवार पे जो लिखा हुआ है ना, वो हमें वैसे तो साफ दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है ना, नंगी आंखों से देखे तो। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी दीवार है, उस टाइम पे कुछ लिखा गया होगा, कुछ सीक्रेट लिखा गया होगा, कुछ भी लिखा गया होगा, कोई तस्वीर छापी गई होगी। अब उसको तो काफ़ी टाइम हो गया, कई सौ साल हो गए। अब नंगी आंखों से हम, जैसे अभी देखूं मैं, वो साफ दिखाई थोड़ी ना देगा, लेकिन उसका साफ फोटो चाहिए मेरे को। तो क्या करना है, थर्मल कैमरे का यूज करेंगे। तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो भी डिजाइन बना हुआ है, वहां से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी। और थर्मल कैमरा की खासियत होती है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस कर लेता है या कैप्चर कर लेता है, तो उसकी बहुत साफ फोटो आ जाएगी। वैसे वो साफ है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको लिखे हुए, क्योंकि बहुत पुरानी दीवार है, कई सौ साल पहले कुछ लिखा गया होगा, तो इतने साल में तो वो फेड हो जाता है ना, साफ दिखता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसका साफ फोटो आ सकता है विद द हेल्प ऑफ थर्मल कैमरा, क्योंकि वहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी और थर्मल कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो थर्ड यूज ये भी है कि पुरानी दीवारों पे, कई सौ साल पुरानी दीवार जो है,
उन पे कुछ सीक्रेट लिखा गया हो, कुछ भी, तो उसको रिवील किया जा सकता है, मतलब उसका पता लगाया जा सकता है कि भाई क्या सीक्रेट है उस पुरानी दीवार पे विद द हेल्प ऑफ ए थर्मल कैमरा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 3 समझ में आई होंगी। फर्स्ट वन रेडियो वेव, सेकंड वन माइक्रोवेव एंड थर्ड वन इज इंफ्रारेड वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज तो लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कैसे भी याद कर लो, और इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इनके यूजेज। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बची हुई 4 है ना, बाकी बची हुई 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, इनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इनके यूजेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।